सेम टाइम अपन टेस्ट सीरीज का 2024 के लिए टाइम टेबल लॉन्च कर देंगे, तो आपको फ्यूचर का भी पता रहेगा कि कौन से दिन को कौन सी टेस्ट देना है करके आपको, फिर वो हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगी। फिर पहला फुल पोर्शन कब रहेगा, फिर पहले फुल पोर्शन के हिसाब से 15 फुल पोर्शन और उसके बाद में आपका नीट का पेपर रहेगा। इतनी तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं दिन एंड दिन, आप मई के पहले हफ्ते में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी बताया। अब सोचो इसके अलावा बाकी आप जो बाहर कर रहे हो क्या कर रहे, मुंह उठा के बैग लेके क्लास कर रहे, क्लास करके आ रहे, तो आपको डिसाइडिंग अभी से करना पड़ेगा प्लानिंग। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या करना? तो सर सबसे सिंपल सॉल्यूशन बस यही है कि अभी आपका केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट हुआ, इसको क्लास में अच्छे से ध्यान दो, रोज पढ़ो, अपने लेवल पे एमसीक्यू लो, मैं सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करके दूंगा। इसकी पहली टेस्ट फेस करो, अच्छे से इसके नोट्स वगैरह कलेक्ट करके रख लो, ठीक है। और उसके बाद अगला जो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे, उस दिन फिजिक्स बायोलॉजी का आपका एक एक चैप्टर स्टार्ट होगा। फिर आपका अगले संडे जो टेस्ट रहेगा, अब आपका वीकली टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो मंडे टू सैटरडे केमिकल बॉन्डिंग में इतना पढ़ा दूंगा आपको कि आपका एक टेस्ट बन जाएगा संडे के दिन, अगले संडे को। फिर उसके अगले संडे केमिकल बॉन्डिंग प्लस मोल कंसेप्ट पे टेस्ट डाल सकते हैं, तो अगेन केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी याद है। फिर उसके बाद में अपन जाएंगे तो कंप्लीटली फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू, या तो हाइड्रोकार्बन जीओसी से स्टार्ट कर देंगे। तो एक हफ्ते में 6 दिन रहेंगे, 6 दिन में 2-2 घंटे बैच इतनी होना चाहिए कि आपका 12 घंटे के बाद आप एक 45 मिनट का टेस्ट दे सके, इतना क्वेश्चन आपका होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 6 दिन में चैप्टर पूरा हो, बड़ा चैप्टर को 10 दिन लगेंगे, पर आपका 6 दिन में कंटेंट टेस्ट का बन जाना चाहिए। तो फ्रॉम दिस संडे टू 10 फरवरी हर संडे आपको टेस्ट को फेस करना है। जो पीसीबी यहाँ पे करेंगे उनको पीसीबी की टेस्ट रहेंगे 720 मार्क्स की, और जो केमिस्ट्री करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री की ही टेस्ट दे पाएंगे। तो ये प्लानिंग आपका स्टडी का मैंने बनाया, इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये कार्बन के जो आइसोटोप है, ये एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, C12, C13, C14। कार्बन का सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप कौन था? C12 है। सर ये डाटा पे टेबल पे क्वेश्चन आता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल डालो। हाँ, बट एक बात ध्यान में रखना कि इस पे देखो लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनता क्वेश्चन देखो तो, मतलब जानबूझ के अगर इस टेबल पे क्वेश्चन डालना रहा, जो क्वेश्चन वो दिखने में बहुत खतरनाक बनेगा, जबकि एकदम पांचट क्वेश्चन है। मतलब C12 का ये अबंडेंस है 98, C13 का 1 पॉइंट समथिंग, तो 98.8 मतलब मोटा मोटा 99, और ये 1 तो 100 ही हो गया। तो ये 2 × 10⁻⁻10 माने 0.000, 3 हो गए, और 3 हो गए, और 3, और ये 2, इतना कितना निग्लिजिबल है C14 में 2 × 10⁻⁻10। इस पे क्वेश्चन नीट में अगर आ गया तो क्वेश्चन कैसा आ सकता? कार्बन हैज 3 आइसोटोप C12, C13 एंड C14. Their relative abundance are in the ratio. और फिर आपको पहले ऑप्शन में दिया जाएगा 98.8 is to 1 point something is to 2 × 10⁻⁻10। आपको 12, 13, 14 का रेशियो दिया गया। फिर ये रेशियो को अल्टर किया जाएगा, तो लॉजिकली आपको पता होना है कि कार्बन का C12 सबसे ज्यादा था। अरे समझ में आ रहा है? बस उस बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो आपको एग्जैक्टली इन फिगर्स को लर्न नहीं करना है, बट इनको कंपेरेटिवली समझना है। अब जैसे मान लो ये 98 के जगह पे ये समझो 80 दिया गया, ये समझो 15 दिया गया और 5 दिया गया, तो ये परसेंटेज है क्या? C12, C13 नहीं है। तो आपको ये पता होना है कि C12 का परसेंटेज ऑलमोस्ट 99 था, C13 का 1 था, और C14 का तो 0.00002 यानी कि 2 × 10⁻⁻10 था। तो ये रिलेटिव पूछ सकते परसेंटेज कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करके। हो सकता है C12 का ये ना देंगे, ये देंगे, C13 का ये देंगे, C14 का ये देंगे। अब आपने देखी नहीं टेबल के साथ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक बेस्ड बनते हैं और अपन इनको पढ़ते नहीं, तो पढ़ना ही भी नहीं अपनों को, सिर्फ देखना है इसको कैसे बन सकता क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा आपको इसको रट्टा मारो, अरे बेटा याद करो 98.892, 98.892, 98 ऐसा लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि C12, C13, C14 का ये रेशियो है कर। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। क्या ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे? एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपके। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने का विजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हो गया अपना पॉइंट। इसके बाद
फार्मूला, मास, मॉलिक्यूलर मास, ये तो हो गए रे। मोल कंसेप्ट, एवोगाड्रो नंबर, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत अच्छे लेवल पे लिए अपन ने अलग अलग तरीके से। अब ये मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कैसे निकलता है, 58, सोडियम क्लोराइड का मास कितना है 58.5, ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के भी दिखाया था मैंने कैसे रहते करके, किस तरह से परसेंटेज निकालते। जैसे मीथेन में हाइड्रोजन का परसेंटेज, इथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन का परसेंटेज, अरे लिए ना अपन नहीं है, बस वही। उसके बाद में ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, थ्योरी के जगह प्रैक्टिकल देखे अपन ने। और मेरे ख्याल से आज जो अपन ने लिए एसटीपी, एसएटीपी, उसमें सब आ गया 22.7, 22.4, 24.4, मोलार मास, मोलार वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद बैलेंसिंग, फॉर्मेशन, कंबशन का बैलेंसिंग समझा के दिया था आपको कैसा होता है। इसमें तो बहुत ही गंदे तरीके से दिया गया। बाद में मोलैरिटी, लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन पर के क्वेश्चन, और खत्म। अब बचा अपना सिग्निफिकेंट फिगर और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तो ये अपना सैटरडे और संडे पे चले गए। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन ऑफ रहेगा। तो कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। ईद सबको बहुत बहुत मुबारक, है ना, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। और परसों के दिन आपका जो बैच रहेगा, मतलब मॉर्निंग में नहीं रहेगा। जैसे आज अपन ने कंबाइन शाम में सवेरे लिए, तो ईद के तीसरे दिन बच्चे जब घर से वापस आएंगे तो जल्दी 9 बजे नहीं पहुंच पाएंगे। देखो कितना ख्याल रख रहे गरीबों का अपन। तो शाम का बैच शाम के टाइम में रहेगा। अरे बोलो ना यस सर। और जो रिपीटर्स का बैच है, जो अभी अपन 9 से 1 ले रहे थे, है ना, तो वो दिन 4 से 8 रहेगा। तो 4 बजे तक के बाहर गाँव के बच्चे परसों आ सकते हैं आराम से। परसों मतलब सैटरडे को। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टी अब आपको मिलेंगी दिवाली के अंदर, 8 दिन की। बाकी अब लंबे छुट्टी का समय नहीं है, ठीक है। और अपने पास तो फैसिलिटी भी है। जो बच्चा छुट्टी पे रहना चाहता है घर पे, नहीं सर मैं तो त्योहारी मनाऊंगा। कौन सा है? बोले नाग पंचमी। नहीं बोले सर मैं त्योहारी मनाऊंगा। कौन सा? बोले पोला। बोले भागना है बोले। तो फिर वो बच्चा घर पे क्या ऑनलाइन पढ़ लेगा। अपना 2 ऑप्शन है ना, मतलब उसकी भी पढ़ाई रुकती नहीं क्योंकि ऑलरेडी रुकी हुई है। और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, उसको क्लास होना। पर कुछ कुछ त्यौहार ऐसे रहेंगे जहाँ पे छुट्टी देना भी जरूरी है। तो आपका कल और परसों छुट्टी रहेगा। सैटरडे के दिन रिपीटर्स को 4 बजे आना है। फ्लक्चुएशन टाइम में अपन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ही कर रहे, बार बार फ्लक्चुएशन नहीं होगा, फिक्स टाइमिंग रहेंगे अपने बैचेस के। और जो इंडिविजुअल केमिस्ट्री का बैच हो शाम में 6 बजे ही रहेगा जैसा है। उस दिन अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट करके डायरेक्ट अपन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी आपको एमसीक्यूज, और परसों दिन आपको एमसीक्यूज के पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस परसों मिलेंगे। और संडे के दिन अलग से 2-3 घंटे बैच लेंगे एमसीक्यूज की अपन प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद फिर संडे को आपको टेस्ट देना है शाम में। आप अपने लेवल पर भी इस चैप्टर पर के एमसीक्यूज 2 दिन में सॉल्व करो। अगर कोई रिपीटर स्टूडेंट हो और वो जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा इसके अलावा अलग से पढ़ रहा हो, तो ऐसा ना करके जो हम पढ़ा रहे उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अलग से आपका स्टडी ट्रैक मत बनाओ, क्योंकि जब मंडे से आपके तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो वही पढ़ते नहीं आएंगे आपको सही तरीके से। तो खिचड़ी मत बनाओ, आप पर्टिकुलर किसी एक टीचर के सिस्टम को फॉलो करो, या तो खुद का सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाओ उसको फॉलो करो। क्योंकि अब क्लास कर रहे, अब मैं मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा और बच्चा, एक आधा बच्चा ऐसा घर पे कि जीओसी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा, तो उसके बजाय उसने पूरी ताकत अभी मोल कंसेप्ट पे लगाना चाहिए। जब जीओसी स्टार्ट करेंगे तब पूरी ताकत जीओसी पे लगाना चाहिए। तो इफेक्टिव स्टडी होंगे स्टूडेंट की भी और टीचर का भी, पढ़ाने का इफेक्ट आएगा फिर। और इतना अपना टारगेट है 10 फरवरी तक के सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके बाद भी इतना समय बचता है ना कि अब आपके और कुछ पर्सनल डाउट्स, डिफिकल्टी, जो क्यूरीज हो क्लियर कर सको। अरे समझ में आ रहा है जा सकते हैं। बाकी अपन अब सैटरडे को मिलेंगे। केमिस्ट्री के बैच 6 बजे रहेगा और फिजिक्स बायोलॉजी 4 से 6 रहेगा सैटरडे को।